एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस एजुहब के प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। और मैं गोविंद आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कक्षाएं लूंगा। और आज की कक्षा में हम विगत वर्षों के प्रश्नों से यह समझने का प्रयास करेंगे कि वह प्रश्नों का अपना एक पैटर्न क्या हो रहा है, वह यूपीएससी और विभिन्न स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षाओं के लिए, और किस प्रकार से हमें उन प्रश्नों के लिए तैयारी करनी है, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए यानी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए प्रश्नों को सॉल्व करने की। तो विगत वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ते समय आपको किन मूलभूत चीजों यानी फंडामेंटल थिंग्स का ध्यान रखना है, और किस प्रकार से जब प्रश्न पत्र में वह प्रश्न आएंगे तो उनका स्तर क्या होगा, वह कठिन होंगे या सरल होंगे यानी इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड होंगे, उनको समझ पाएं और फिर आप प्रश्नों को हल भी कर पाएं। तो जरा चलते हैं पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न हमारा यूपीएससी 2022 में आया हुआ है प्रीलिम्स की परीक्षा में। और प्रश्न को पढ़ेंगे और समझते जाएंगे और फिर उसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। और मैंने सोर्स भी प्रश्न का लगा दिया है। यह प्रश्न साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट के एक रिसर्च आर्टिकल से, जहां पर आपको यह मिल जाएगा कि इसका सोर्स प्रश्न का। जरा प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हुए हमें उसकी मूलभूत जो शब्द हैं और आवश्यकताएं हैं उसको देख लेना है और अंडरलाइन कर देना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। सो here we underline anthropogenic, one is methane, another one is nitrous oxide. These three are very important for this question. So first we must know what is the meaning of anthropogenic. अगर हमें एंथ्रोपोजेनिक शब्द का मतलब पता होगा तो शायद हम इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जरा समझ पाए, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी गतिविधि, ऐसी कोई भी मानवीय गतिविधि जिससे पर्यावरण प्रदूषण की संभावना बनती है। एनी ह्यूमन एक्टिविटी which causes environmental pollution is known as anthropogenic activity. So, methane and nitrous oxide किस क्रॉप्स के कल्टीवेशन में निकलते हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर है राइस। क्यों है उसको समझ लीजिए। यदि आपने कभी वेस्ट वाटर कंजर्वेशन या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा होगा, वह अपनी सिविल सेवाओं की तैयारी करते हुए, तो आपको यह पता होगा कि ये क्वेश्चन डेरिवेटिव सेंस का था। अगर ये सोर्स आपके पास ना होता साइंस डायरेक्ट का, तो भी आप यह प्रश्न सॉल्व कर ले जाते सिर्फ डिराइव करके। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड है वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा चाहता है। संघ लोक सेवा आयोग आपसे चाहता है और विभिन्न लोक सेवा आयोग भी आपसे चाहते हैं कि क्यों हुआ यह आपको ज्यादा पता हो, रेदर देन आप में रटने की क्षमता विकसित हो, इससे अधिक समझने की क्षमता को आप विकसित कर पाए। तो वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें एनारोबिक डाइजेशन को हम पढ़ रहे होते हैं। और इस एनारोबिक डाइजेशन को पढ़ते समय हमें यह पता चलता है कि विभिन्न तरीके के रिएक्टर होते हैं, जिसमें यूएएसबी, एक्सपेंडेड बेड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इस तरीके के रिएक्टर्स को हम पढ़ते हैं और फिर उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह जो रिएक्टर हैं एनारोबिक डाइजेशन के, इनसे क्या निकलेगा, तो यूएसबी टाइप जो होता है बेटा, इसका पूरा नाम है अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। यह यूज होता है मीथेन बनाने के लिए और इंडस्ट्री में वह बॉयलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन इसका यहां क्या सिग्निफिकेंस है, तो अगर आपको पता होता कि यूएसबी में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं मीथेन बनाने के लिए, तो शायद आप इस प्रश्न का उत्तर कर ले जाते। इसीलिए मैंने कहा कि डेरिवेटिव सेंस की आवश्यकता होती है। और फिर यहां पर तो आप इस पूरे आर्टिकल में देख ही रहे हैं, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड emissions from conventional and modified rice। इसीलिए मैंने कहा कि राइस इसका सही उत्तर है।
और यह प्रश्न साइंस डायरेक्ट से आया हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार से एक इंटरडिसिप्लिनरी समझ को विकसित करने का प्रयास है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, यानी एक अंतः विषयी समझ। आप दो विषयों को जोड़कर और फिर वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड को हल कर पाए, तो इस पर हमें बहुत ही ध्यान देना है। और प्रिंस सिविल सर्विसेज के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड जो आपका है वह इतना मजबूत हो जाए कि कम से कम उससे आने वाले प्रश्न आपके गलत ना हो, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में इस खंड की अपनी महत्ता प्रीलिम्स के पेपर के तहत बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स बड़ी मात्रा में आपसे पूछे जा रहे हैं। उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला देखते हैं 22वां, यह भी 2022 यूपीएससी की परीक्षा में प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस्ड रिजल्ट्स इन। इसमें ध्यान देने वाले शब्द हैं अल्टरनेट, वेटिंग और ड्राइंग। इस पर फोकस रखिए और फिर प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। राइस इंटेंसिफिकेशन, यह टॉपिक कई बार कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ करंट के रूप में, न्यूज़पेपर्स में। अगर आपने वहां पढ़ा होता तो आपको पता होता कि अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग से क्या होगा, राइस के सीड की रिक्वायरमेंट कम होगी। और वेटिंग और ड्राइंग से एक चीज और होगी, मैंने कहा डेरिवेटिव सेंस। मीथेन प्रोडक्शन जब होता है तो बेटा ध्यान रखना, जो पैडी एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसा डाइजेशन होता है एनएरोबिक होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनएरोबिक डाइजेशन होता है। यदि ऑक्सीजन नहीं चाहिए और लगातार वाटर फील्ड में भरा रहेगा, तो जरा आप सोचने का प्रयास करें, ऑब्जर्व करें कि वहां पर जो बाइंड ऑक्सीजन है उसमें कमी आएगी और फिर मीथेन का जनरेशन फील्ड के थ्रू होने लगेगा। परंतु अगर हम अल्टरनेट स्टेप्स पे वेटिंग और ड्राइंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीथेन के प्रोडक्शन में कमी आएगी, अर्थात यह हमारा कथन बिल्कुल सही हो गया। सीड रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो भी कम हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्योंकि अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग कर रहे हैं तो लगातार सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी कम खर्च होगी। देखिए सामान्य सी समझ से हमने इस क्वेश्चन को डिराइव किया है और अगर तीनों सही हैं तो बेटा इसका डी ऑप्शन फिर सही हो जाता है। और यह एक आसान सा प्रश्न था। इसका मैं आपको रेफरेंस भी दिखा दूं। यह रेफरेंस है आपका जो पूछा गया है ये प्रश्न, वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से। वहां से ये प्रश्न पूछा गया है और जरा इसको देख पाए और आप समझ पाए। अगर मैं इसको बड़ा करूं थोड़ा सा, ये देखिए यहां पर आप देखेंगे टू इंक्रीज, यहां पर आप देखेंगे टू इंक्रीज पैडी यील्ड्स यूजुअली बाय 20 to 50%, टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, टू रिड्यूस इरिगेशन ऑफ वाटर बाय 25 to 50%, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट यूजुअली बाय 10 to 20%। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पेपर में थी और यहीं से वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 के पेपर में यूपीएससी में। इसीलिए मैंने कहा आपको सोर्स भी दिखा दूं कि प्रश्न पत्र आपका कहां कहां से वह पूछा जा रहा है और किस प्रकार से वह अपनी प्रश्न पत्र की जरूरत होती है। तो अब जरा अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न बड़ा सरल सा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। यह आप देख रहे हैं कि नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी में यह टॉपिक
बहुत पहले डिस्कस किया गया और फिर संघ लोक सेवा आयोग ने 2022 के प्रश्न पत्र में, प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछ लिया. So as we talk about science and technology, I suggest you to observe the things very carefully. Question देखिए कि which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? Lake Fagubin. Why? Now read this. Drying of Lake Fagubin, Mali. यह पहले ही नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा था और फिर ये लगातार आप देख रहे हैं जनवरी 3, 1974 से लेकर दिसंबर 26, 1978 तक की है. इसमें 20वीं सदी की पूरी घटना और आगे मैं आपको दिखा देता हूं कि यह, तो इसका सही उत्तर आप समझ पाए कि लेक फैग्यूबिन. प्रश्न आया था नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी से और फिर आप समझ पाए कि वन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग एरिडिटी इन माली appears in Lake Fagubin. These false color Landsat satellite images of the lake show how it changes over the decades. यह जो पीछे आपने चित्र देखे हैं यह बता रहा है किस प्रकार से 4 साल में उसमें परिवर्तन आया और किस प्रकार से दशकों में उस लेक में परिवर्तन आया गया और किस प्रकार से वह लेक परिवर्तित हुई. तो समझने की आवश्यकता यह है कि मैं लेक के बारे में बता रहा हूं, बस प्रश्न सीधा ही था, सीधा पूछा गया था, तो उसमें इतना घबराने की जरूरत भी नहीं है. लाइंग एट द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ बेसिन्स वाटर्ड बाय द नाइजर रिवर व्हेन इट फ्लड्स, लेक फैग्यूबिन हैज एक्सपीरियंस्ड वाइडली फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल सिंस द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी से इसके वाटर में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था और it fullest has ranked among the largest lake in West Africa in 1974. ये एक समझने वाली बात है कि अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक्स में ये आती थी, फिर भी यह लगातार सूखती चली गई और फिर प्रश्न हमसे पूछ लिया गया और 1980 में ड्रॉप इन प्रेसिपिटेशन स्टेडली डाइड इन द लेक, कि वह बिल्कुल झील सूख जाती है और फिर कुछ भी प्रेसिपिटेशन उसमें नहीं हो पाता. और एक बात हम ध्यान रखेंगे कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं इनको भी ध्यान रखेंगे. तो आप, जब हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है बेटा कि साइंस एंड टेक बहुत ही, मैंने कहा और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः विषयी. आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रश्न इकोलॉजी इन्वायरमेंट से आया है, पर प्रश्न होगा इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी अपने आप में कई खंडों में बढ़ती है, नैनो टेक्नोलॉजी भी कई खंडों में विभक्त होती है. तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिस विषय के साथ जाती है उस विषय को अपना बना लेती है. इसको समझ पाए कि अगर हम बायोलॉजी और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अध्ययन करेंगे तो बेटा फिर हम इसे बायोफिजिक्स बोलते हैं. तो यह चीज ध्यान रखिएगा पेपर सॉल्व करते हुए कि प्रश्न आपका वह किस एक विषय से आ रहा है, वही समझ और सोच के साथ हमें प्रश्न करना होता है और प्रश्न का उत्तर देना होता है. तो यह एक प्रश्न. आगे चलते हैं, जरा समझते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 31, ये भी यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का प्रश्न और पुराने प्रश्नों से हमारी ये समझने की एक कोशिश कि वह प्रश्न पत्र कैसे आ रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न. तो आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, ये पूछ रहे हैं बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म. ये पूछ रहे हैं. तो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, प्रमुखता से तो ये पता हो. देखिए ओपन सोर्स बेटा ये आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पर इंडल्ज हो रही है. मैंने कहा कि आपको वाई पता होना चाहिए. What is open source and why it is necessary for the information technology? अगर हमें यह बात पता है तो हम इस प्रश्न को भी सॉल्व कर ले जाएंगे. तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब हम जाते हैं और आप आईटी सेक्टर की बात करते हैं और आईटी इंजीनियर्स की बात करते हैं तो वहां 3 तरीके की पोजीशंस, वह एक डेवलपर, टेस्टर, इस तरीके की पोजीशंस होती हैं. और यहां पर हम बात करेंगे
वह डेवलपर की। तो कोई भी डेवलपर, ध्यान रखिएगा, यह एक व्यक्ति होगा जो डेवलप करेगा सॉफ्टवेयर को। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी डेवलपर जो इस आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, ठीक है, ये पूछ रहे हैं इनमें से ओपन सोर्स कौन सा है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है जिस सॉफ्टवेयर में या जिस ऐप में कोई भी डेवलपर, एनीबडी जो डेवलपर है, जो आईटी से रिलेटेड इंसान है, वो आके क्या कर सकता है, उसके कोड को बदल सकता है या चेंज कर सकता है। अब कोड क्या होता है, तो जैसे सी, तो सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे हम कहें HTML, जैसे हम कहें HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हम कहें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हम कहें C++, या हम कहें जावा, तो ये सब लैंग्वेज हैं, ये कोड्स में लिखी जाती हैं। और फिर जैसे ये आपको दिख रही है स्क्रीन, एक्चुअली में इसके पीछे एक कोड रन कर रहा है। जो इसके पीछे कोड रन कर रहा है वो कहीं ना कहीं 0 और 1 के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है बेटा, बिट्स को समझता है, 0 1 को समझता है। 0 1 को डिजिटली फॉर्म में क्या कर रहा है, इमेज के फॉर्म में आपको दिखा रहा है। तो डेवलपर क्या करेगा, इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि डेवलपर उन प्लेटफॉर्म्स में परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है कोई भी। और इसमें डिजी लॉकर पर बहस भी छिड़ी थी, क्योंकि डिजी लॉकर क्या एक तरीके का लॉकर है जहां लोग अपने सारे सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट स्टोर रखते हैं। अगर ये ओपन सोर्स होगा तो कोई भी आके इसमें चेंज कर सकता है। तो यह एक सुरक्षा और प्राइवेसी की बहस भी थी, इसलिए डिजी लॉकर उतना फेमस ऐप भी नहीं बना गवर्नमेंट द्वारा। बट आरोग्य सेतु को आप जानते हैं, कोविन को जानते हैं, वैक्सीनेशन के लिए ग्रांड लेवल पे यूज हुआ। तो यहां पर देखें कि नाउ ओपन सोर्स, आरोग्य सेतु ऐप इज नाउ ओपन सोर्स। व्हाट डज इट मीन? ये द हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में आया हुआ एक न्यूज था, और ये मई 27, 2020 को आया और 5 जून को पेपर में, लगभग 2 साल बाद ये पेपर में पूछा गया। और इसके पूछे जाने की वजह इसकी डेट नहीं थी, इसके पूछे जाने की वजह ये कोविन था और दीक्षा था। दीक्षा एक मॉडर्नाइज एजुकेशनल ऐप है सरकार के द्वारा, जो कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसपे कोई भी आके परिवर्तन कर सकता है और कोई भी जुड़कर उसमें कार्य भी कर सकता है। इसलिए यहां पर यह चारों सही हो जाते हैं। मैंने आपको ओपन सोर्स भी बता दिया कि वह कोई भी डेवलपर इन सॉफ्टवेयर्स में चेंज कर सकता है। दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब खुला हुआ है। आप आइए और इसके कोड में परिवर्तन करके कुछ भी इसमें बेनिफिशियल आप कर सकते हैं। तो उसको ध्यान रखें। द हिंदू की खबर थी और पूछी इसलिए गई क्योंकि दीक्षा और कोविन उस समय न्यूज में था आपका। आगे चलते हैं। तो एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इज एनी प्लेटफॉर्म दैट अलाउज एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड टू एनी अदर यूजर। देखिए मैंने आपको यही बताया। और डेवलपर्स, एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म is one of the aspect of a wide availability of open source products. Open source products की wide availability को ये बढ़ाते हैं in contrast with closed source software, which is a type of proprietary software that reserve rights only to authorized individuals. ये कह रहे हैं कुछ सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स भी होते हैं बट वो प्रोप्राइटरी टाइप के होते हैं, यानी उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा। बट ओपन सोर्स में क्या है, कोई भी डेवलपर उसमें परिवर्तन कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एम्स टू अलाउ इक्वल एक्सेस टू एनीवन एंड एवरीवन। तो एक तरीके से राइट टू इक्वलिटी वाला हिसाब किताब भी यहां बनता है ओपन सोर्स में। बट यहां पर चीजें बदल जाती है क्योंकि ये तकनीक है, तो इसको पॉलिटी से मत जोड़िएगा। अगला देखते हैं 32। विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Web 3.0 technology enables people to control their own data. Web 3.0 world, there can be blockchain based social networks. And Web 3.0 is operated by user collectively rather than a corporation. चलिए पहला देखते हैं। तो कंट्रोल देयर ओन डाटा, ये बिल्कुल ठीक चीज है। वेब 3.0 वेब 2.0 से अलग है और इसको सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया ताकि जो ओनर है उस डेटा का वो अपने डेटा को सिक्योर कर सके। सारी बातें प्राइवेसी की हैं, राइट टू प्राइवेसी की हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी में भी हमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है
दैट मीन्स कि वेब 3.0 क्या दे रहा है, आपको एक सिक्योर और प्राइवेट एटमॉस्फेयर देता है अपने डेटा के ऊपर। तो फिर अगर बात करें इसमें तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की तो वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी अ ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। अब समझ पाए चीजों को कि ब्लॉकचेन क्या होता है। मैंने कहा कि जब तक आपको वाई नहीं पता होगा तब तक आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ब्लॉकचेन को समझते हैं। तो ब्लॉक बेटा कुछ नहीं होता है, ब्लॉक ही होता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्लॉक है। और चेन इंफॉर्मेशन चेन होगी। यह जो ब्लॉक होगा यह ब्लॉक कंटेन करेगा एक इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन को हम आईटी की लैंग्वेज में कहते हैं बेटा डेटा। तो यह ब्लॉक डेटा यानी इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा और चेन इस तरीके से बनी होगी। इसके आगे एक और ब्लॉक होगा, एक चेन और होगी। तो यह क्या है, इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है, लेकिन किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक इज समथिंग दैट कंटेन अ डेटा, अ डिजिटल डेटा। अब ये डेटा कैसे है, तो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब बेटा क्या होता है, ध्यान रखिए, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ठीक। और करेंसी का मतलब तो धन आप जानते ही हैं। तो क्रिप्टो का मतलब, तो क्रिप्टो करेंसी जो होता है, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, वो बिटकॉइन ही वो ब्लॉकचेन का एग्जांपल है। क्योंकि बिटकॉइन में अगर हम इस ब्लॉक में बिटकॉइन की बात करें तो इसमें सेंडर, रिसीवर और बिटकॉइन का नंबर, ये तीनों चीजें इस इंफॉर्मेटिव ब्लॉक में सेव रहेंगी। समझ पाए आप चीजों को। ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा टफ लग सकता है और अब टफ हो भी रही है, तो हमें फिर इसी प्रकार से पढ़ना है। यह एक ब्लॉक है, इंफॉर्मेशन ब्लॉक है, इसमें सेंडर, रिसीवर और कितना क्रिप्टो करेंसी है, उसका अमाउंट कितना है, वो सारा सेव रहता है। तो यह क्रिप्टो का मतलब हिडन, और बिटकॉइन से मैंने आपको ब्लॉकचेन, तो बिटकॉइन भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक। द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल आर द एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब एनएफटीज क्या होते हैं तो जरा समझ पाए। एनएफटी बेटा एक तरीके का टोकन होता है, एक तरीके का डिजिटल एसेट होता है। जैसे हम लोग फिजिकल एसेट क्रिएट करते हैं उस तरीके से एक डिजिटल एसेट होता है। यह भी क्या होता है, पैसे की लेन देन, धन की लेन देन से ही इसको खरीदा और बेचा जाता है। तो देखिए, नॉन फंजिबल टोकन इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। जैसे हमको अगर कोई संस्थान या दुकान या कोई भी व्यापार खोलना है तो हमको एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है सरकार से। उसी तरह से ये क्या है, ये डिजिटल ओनरशिप का क्या है, एक सर्टिफिकेट है, क्या, एनएफटी, दैट रिप्रेजेंट अ डिजिटल और फिजिकल एसेट। डिजिटल या फिजिकल एसेट को ये दिखाएगा, ठीक। करंटली एनएफटीज आर यूज्ड मेनली फॉर डिजिटल आर्ट वर्क। अगर आप जाकर एनएफटीज को सर्च करेंगे तो आपको एक गिफ इमेज जैसा एक स्टेबल इमेज दिखाई देगा, जिसमें किसी भी एनिमल, किसी भी ह्यूमन की एक डिजाइन सी हो सकती है, और उससे वो क्या होता है, एक टोकन होता है जिससे कोई भी एसेट खरीदा या बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन एनएफटी फॉर अ डिजिटल कोलाज सोल्ड एज फॉर 69.3 मिलियन इन मार्च 2021। ये खबर आई भी थी कि सबसे महंगा एनएफटी अभी तक का 69.3 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया है। ये एक नॉन फंजिबल टोकन है, एक व्यक्ति ने बनाया था और फिर उसने इसको मार्केट में सोल्ड किया एज अ डिजिटल एसेट, और अब उसकी परमिशन से ही आप उस एनएफटी को यूज भी कर सकते हैं। तो यहां पेटेंट और कॉपीराइट यानी आईपीआर लॉज तो यहां भी लगेंगे ही, और मैं जब कक्षाएं लूंगा तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी बात साथ में करेंगे। तो यहां पर हाँ, ये यूजर कलेक्टिविटी रेदर देन अ कॉर्पोरेशन, इन पर किसी एक कॉर्पोरेशन यानी किसी एक कंपनी का बस नहीं है वेब 3.0 पे। ये यूजर फ्रेंडली ज्यादा है, ये यूजर के अकॉर्डिंग चलेगा, यूजर के डेटा के अकॉर्डिंग यानी कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ज्यादा चलेगा रेदर देन किसी एक कंपनी के अकॉर्डिंग चले। तो फिर हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है, और इसका उत्तर सही होता है हमारा डी ऑप्शन, यानी इसमें से तीनों सही। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसको देख लें। हाँ, वेब 3.0 इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट वेयर सर्विसेज विल रन ऑन ब्लॉकचेन। मैंने आपको ब्लॉकचेन पीछे ही बता दिया ताकि समझने में दिक्कत ना हो। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड, ये केंद्रीकृत नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। यानी इंटरनेट अलग अलग यूजर्स के हिसाब से चलेगा, किसी एक यूजर के हिसाब से नहीं चलेगा। दैट इंटरनेट दैट रन्स ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन
विच इज ऑल्सो यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो वेब 3.0 का ही यूज होता है क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन में। और आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन में कोई भी आप ऐप यूज करें, कोई भी वेबसाइट यूज करें, तो वह आपकी जानकारी तो रखता है लेकिन आपकी जानकारी को कहीं शेयर नहीं कर रहा होता है। तो आपको किसी भी जगह पर कोई गेटवे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ प्राइवेट होता है। और गेटवे कौन होते हैं? तो बेटा जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये गेटवेज हैं जो आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए क्या मुहैया कराते हैं? एक रास्ता मुहैया कराते हैं, गेट वे। तो एक दरवाजा खुलता है जिससे एक रास्ता निकलता है। एक रास्ता मतलब वो डिजिटल रास्ता होता है जिसके थ्रू आपका ट्रांजैक्शन पैसों का हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ उसी प्रकार की बात है क्रिप्टो करेंसीज में। वेब 3.0 में 3 की फीचर्स ऑफ वेब 3। यूबिक्विटी, सर्वत्र व्याप्ता है इसकी, सर्वत्र व्याप रहेगा। यूबिक्विटी का मतलब सर्वत्र, यानी हर जगह मौजूद रहेगा। सिमेंटिक वेब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, संघ लोक सेवा आयोग में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, या जितने भी चीजें हैं ऐसी, वो सारी की सारी सिमेंटिक वेब में आती हैं। ठीक है, तो ये एक सिमेंटिक वेब यानी एक संपूर्ण यूजर फ्रेंडली इंटरनेट सिस्टम का निर्माण करेगा जिसके जरिए फिर हमें इंटरनेट पर यूजर फ्रेंडली कंट्रोल प्राप्त होगा। और ये है ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेसी की जो बहस है वह लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि फेसबुक या ट्विटर आप जो देखते हो, सरकार बार बार कहती है, तो वो प्राइवेसी का जो एक भंग होना है बार बार, और उसका जो प्राइवेसी में जो खलल पड़ना है, उसकी वजह से ये वेब 3.0 और वेब 5.0 जैसी चीजें अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने कह दिया कि हम वेब 5.0 की बात अब करना शुरू करेंगे, तो उस पर भी ध्यान रखेंगे और जब आएगा तो मैं आपसे डिस्कस जरूर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 33, इसको समझते हैं। विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले तो देखिए क्वेश्चन कहां से आया, तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जरा देखें कि यहां पर लिखा है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट टू एंड यूज क्लाउड बेस्ड एप्स ओवर द इंटरनेट। कॉमन एग्जांपल्स आर ईमेल, ढूंढिए इसमें, ये रहा। कॉमन एग्जांपल्स आर ईमेल, कैलेंडरिंग एंड ऑफिस टूल्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। SaaS buyers can customize their user interface and change their data fields। इसका मतलब ही है क्लाउड बेस्ड एप्स का, जो एप्स आप इस्तेमाल करते हो डेली जीवन में, उसमें आप डेटा को ना सिर्फ यूजर इंटरफेस को बदल सकते हो, बल्कि अपनी डेटा फील्ड्स, यानी अपने कौन सा डेटा आना है और किस पर रोक लगानी है। जब आप कभी भी कोई वेब ब्राउजर खोलते हो तो उसमें कुकीज कंट्रोल, या फिर आप देखते होंगे अलाउ कुकीज जैसा कई वेबसाइट में ऑप्शन लिख के आता है, यही वो डेटा फील्ड्स हैं जो कंट्रोल करने की बात कही जाती है। तो सॉफ्टवेयर जो एज अ सर्विस होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, यूजर इंटरफेस और डेटा फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो, कौन सा डेटा हमें चाहिए और कौन सा डेटा हमें नहीं चाहिए। SaaS यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, बिल्कुल सही बात है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, कोई मेल सिस्टम हो, आप उसको मोबाइल डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यह तो अपने आप में सही हो जाता है। और आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल, मैंने आपको दिखा दिया कि ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ही पार्ट हैं, तो फिर इसका भी डी ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, which one of the following statement best reflects the idea behind fractional orbital bombardment system often talked about in media। मीडिया में ही टॉक किया गया था। ये रहा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर, और यहां पर रहा चाइनाज FOBS बोलते हैं बेटा इसको, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। फ्रैक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मिसाइल इस सिस्टम FOBS सिस्टम में लॉन्च की जाती है, वो पहले ऑर्बिट में जाती है, स्टेबल होती है, फिर डी ऑर्बिट होती है अपने टारगेट के लिए, यानी ऑर्बिट को छोड़ती है और टारगेट की तरफ बढ़ती है एक हाइपरसोनिक स्पीड से।
इसका आंसर सही है सी, मिसाइल पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट। मैंने कहा एक स्टेबल ऑर्बिट में रखी जाती है और अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ, और फिर डी ऑर्बिट होती है, यानी अपना जो एक खास कक्षा है, हिंदी माध्यम वाले समझ लें, अपनी जो एक खास कक्षा है उपग्रह या मिसाइल की जो एक खास कक्षा होती है, उसको छोड़ के, उस ऑर्बिट को छोड़ के टारगेट की तरफ हॉरिजॉन्टली हाइपरसोनिक रफ्तार में फिर मूव करती है। इसको समझें। अगला 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट विच टर्म ऑफ क्यूबिट इज मेंशन्ड। ये बड़ा सरल और इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले तो जरा इसको समझ लें कि क्यूबिट, तो जरा देखें, द फ्रेज क्वांटम सुपरमेसी was coined in the year 2011 by John Preskill, professor of theoretical physics at the California Institute of Technology। पहली बात है कि टर्म क्वांटम सुपरमेसी 2011 में जॉन पर्स्किल द्वारा, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है, उनके द्वारा दिया गया। और फिर इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। The common digital computing requires the data be encoded into binary digits। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को इनकोड करते हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटेशन यूजेस क्वांटम बिट्स। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्वांटम, ठीक है, क्या कंप्यूटिंग। तो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग है तो जरा ध्यान देना, क्यू यू, और कंप्यूटिंग में क्या होता है, 0 और 1, इनको बोलते हैं बिट। दोनों को मिला दो बनेगा क्यूबिट। इन्होंने क्या पूछा है, विच टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। क्लाउड सर्विसेज नहीं, विजिबल लाइट कतई नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन कतई नहीं। अगर आपको क्यू यू से क्वांटम और बिट से 0 1 पता होता तो एक ही ऑप्शन सजेस्ट ही कर रहा था, और वो था बी, क्वांटम कंप्यूटिंग ऑप्शन। सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन था जो यहां पर सही हो सकता था। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर में, या डिजिटल जो अभी हम कंप्यूटर, या जो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, इस कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ये समझ रहा है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में वो 0 और 1 के फॉर्म में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स के फॉर्म में डेटा को समझता है। ध्यान रखिएगा, आपके जो एसपीडीएफ और केएलएमएन क्लासेस होती हैं, जब हम किसी भी वह आपके तत्व का पूरा विन्यास लिखते हैं, तो उसमें एसपीडीएफ और केएलएमएन जो उनके कक्षाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं और कुछ इस प्रकार से उनके स्पिन्स को शो करते हैं। यही स्पिन्स क्वांटम कंप्यूटिंग में गणना करने के लिए काम आते हैं। और इन स्पिन्स को आप सोचो कि एक जो तत्व है, उसका जो परमाणु विन्यास है, उसमें कितनी तेजी से स्पिन हो रहे होते हैं। तो यहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए कितनी तेजी से सूचना का आदान प्रदान किया जा सकेगा। तो यहां पर ये सही है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इन्होंने ये कहा है कि इन चीजों पर विचार करिए। क्वेश्चन कहां से आए, ETSI की वेबसाइट है, एक सर्विस प्रोवाइडर है शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के और रेडियो डिवाइसेस के। और ये रहा इनका, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस आर रेडियो डिवाइसेस that offer a low risk of interference with other radio services, usually because the transmitted power and hence their range is low। ये जो लिस्ट है, इसी में से उठाकर संघ लोक सेवा आयोग ने 2022 के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है। यह किसी न्यूज़पेपर या उससे नहीं आया है, यह सिंपल एक वेबसाइट का क्वेश्चन है, रेफरेंस लिया है। तो जरा देखें, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कहां है, ये रहा CCTV, यानी ये है क्या है, शॉर्ट रेंज डिवाइस। पूछा क्या है, शॉर्ट रेंज डिवाइस, ठीक। तो यानी ये तो है। अगला देखते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, हाँ है, ये भी है। और अगला देखते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स, ये भी है। जरा आप समझ पाए अब विषय की गंभीरता को, कि कहां कहां से रेफरेंस लेकर प्रश्नों को तकनीक में बनाया जा रहा है। तो यदि आप क्यों, और ध्यान रखिएगा, हर करंट का टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है, आपसे परीक्षा में कौन सा साइंस और टेक्नोलॉजी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक पूछे जाने की संभावना अधिक है, ताकि आपके परीक्षा में अंक आ सके और आप प्रश्नों को
साधारणतः सॉल्व कर पाए, इजी वे में आप प्रोसेस में सॉल्व कर पाए, आप समझो कि ये इस वेबसाइट से उठाकर सिंपल सा एक प्रश्न पूछा गया। कठिन लग सकता था अगर पढ़ा ना हो, अगर यह पता होता तो शायद यह प्रश्न करना हमारे लिए उतना कठिन नहीं होता। तो फिर यहां पर ये तीनों ऑप्शन और डी ऑप्शन के साथ यह प्रश्न भी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Consider the following statements. Biofilms can form on medical implants within human tissue. पहले तो समझे बायोफिल्म होती क्या है। यह भी एक डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपने एल्गल ब्लूम को पढ़ा होता, किसको पढ़ा होता? एल्गल ब्लूम के बारे में पढ़ा होता। और एल्गल ब्लूम क्या होता है? जब आप किसी वाटर की सरफेस को देखते हो, द सॉलिडिफाइड नेचर ऑफ एल्गीज on the water surface is known as algal bloom. That's why these algae colonies, these algal colonies creates a blockage in water pipe system. ये क्या करते हैं एल्गी? इनका कॉलोनी जो होता है यह एल्गल ब्लूम बनाते हैं और पूरे के पूरे पाइप में एक ब्लॉकेज कर देते हैं उस ब्लूम को बना के। इतनी ज्यादा कॉलोनीज एक एल्गी की उस पाइप में या वाटर सरफेस पे रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा हो जाती है। बायोफिल्म कुछ वैसा ही था, बट ये लिविंग और नॉन लिविंग सरफेसेस पर बैक्टीरियाज की रिप्रोडक्शन और बहुत सारी कॉलोनीज की वजह से जो कोटिंग हो जाती है, जो कोटिंग आप देख रहे हो टीथ के ऊपर, ये बहुत सारे बैक्टीरियाज ने क्या किया है? कॉलोनी बना ली है, कॉमन कॉलोनी बना ली है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना लिया है। और वह पॉलीमरिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत होता है कि उसको नॉर्मली डिग्रेड कर पाना आसान नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज बायोफिल्म। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? बायोफिल्म। क्योंकि किससे बन रहा है? बैक्टीरिया से, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, तो जरा देखते हैं कि बायोफिल्म इज एन एसोसिएशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच माइक्रोबियल सेल्स अडेयर मतलब चिपके हुए, एक साथ जुड़े हुए, टू ईच अदर ऑन लिविंग और नॉन लिविंग सर्फेसेस विद इन अ सेल्फ प्रोड्यूस मैट्रिक्स। मैंने कहा अब ये सेल्फ प्रोड्यूस मैट्रिक्स है कैसी? तो आप ध्यान दो, जब आप फंजाई पढ़ते हो तो वहां पर हाइफे नाम की एक संरचना पढ़ते हो। ठीक, यह हाइफे क्या होता है? एक दूसरे से फंजाई को ना कनेक्ट रखता है। कुछ वैसे ही टाइप का यहां पर क्या है? मामला है। सेल्फ प्रोड्यूस क्या है? मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स बना लिया, एक पूरा जाल बना लिया, एक नेक्सस बना लिया ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरिक सब्सटेंस। मैंने क्या कहा? एक पॉलीमरिक सब्सटेंस के द्वारा एक पॉलीमर टाइप की संरचना ये बना लेते हैं ड्यूरिंग बायोफिल्म फॉर्मेशन। Many species of bacteria are able to communicate with one another through a specific mechanism called quorum sensing. ये ऑटो इंड्यूस्ड जेनेटिक सीक्वेंसेस की वजह से होता है। और जब मैंने अभी पिछला टॉपिक सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ लिया था, वो लिया ही इसलिए था क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी के प्रश्न बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और जैव प्रौद्योगिकी समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कला संकाय के छात्रों के लिए, नहीं आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्रों के लिए। और मैं यह बताना चाहूंगा कि यहां पर कोरम सेंसिंग, जैसे मैंने कहा कि ऑटो इंड्यूस्ड जेनेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, जेनेटिक सीक्वेंसेज हैं, तो फिर जेनेटिक सीक्वेंसेज या प्रोटीन कैसे बनते हैं यह तो पता होना ही चाहिए। तो आगे आने वाली कक्षाओं में मैं इसे डिस्कस कर दूंगा कि प्रोटीन वह बनते कैसे और किस तरीके से अमाइनो एसिड्स के साथ इनका काम होता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ स्टिमुलस कोऑर्डिनेट डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन। यही कोरम सेंसिंग की बात हो रही है कि कोरम सेंसिंग क्या है? जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन है खास तरीके के प्रोटीन, ताकि वह प्रोटीन क्यों निकलना है? एक पॉलीमरिक सब्सटेंस एक्स्ट्रा सेलुलर बनाना है। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसमें देखते हैं बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस। बिल्कुल सही बात है, ये फूड प्रोसेसिंग या कहीं भी किसी भी फूड प्रोसेसिंग या फूड सरफेस पे बन सकते हैं, क्योंकि बन किससे रहे हैं? बैक्टीरिया से। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनमें होता है। और होता क्यों है? क्योंकि पॉलीमरिक सब्सटेंस है। एंटीबायोटिक का वर्किंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो होता है वह वर्किंग बेटा ये होता है कि कोई भी एंटीबायोटिक एक केमिकल ही होता है जो कि एक तरीके से केमिकली बैक्टीरिया को किल करे, लेकिन बंच ऑफ बैक्टीरियाज जो होते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक की
डोज को, तो वो डोज जो इंसान के लिए जरूरी है वह इस बायोफिल्म को खत्म नहीं कर सकती। अभी अगले प्रश्न में आपको ये प्रोबायोटिक्स वाले में और समझ में आ जाएगा। और बायोफिल्म्स कैन एक्सिबिट एंटीबायोटिक, ये भी बिल्कुल ठीक है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, बिल्कुल ठीक है। इसलिए इस प्रश्न के तीनों उत्तर सही हैं। बायोफिल्म बैक्टीरिया से बनी हुई एक पॉलीमरिक सब्सटेंस है, इसलिए बायोफिल्म मेडिकल इम्प्लांट्स पे अंदर, जो कि ह्यूमन, क्या किया, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ या हाथ फ्रैक्चर हुआ तो उसमें क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस की रॉड डाल देते हैं, तो वहां पर भी बायोफिल्म क्रिएट हो सकती है बैक्टीरियाज के थ्रू। बायोफिल्म एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि बंच ऑफ बैक्टीरियाज हैं और हर के लिए आप अलग अलग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और बायोफिल्म कैन फॉर्म अ फूड और फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, मैंने बताया किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग सर्फेस पे बायोफिल्म बन सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं दांत के ऊपर ये जो येलो कलर का प्लाक होता है, यह बायोफिल्म की ही वजह से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। सबसे पहले तो याद रखिए, किसी ने भी अगर याकुल्ट मिल्क का यूज किया है तो वह एक प्रोबायोटिक है, पहले ही बता देता हूं। याकुल्ट जिसका एड शिल्पा शेट्टी जी करती हैं, वह एक प्रोबायोटिक है। क्यों है उसका भी रीजन बता देता हूं कि प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट फूड की तरह भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे ब्रेड्स, और एक ही ईस्ट हम यूज करते हैं, वह है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, और सैक्रोमाइसिस सर्वेसी बनता है एरोबिक फर्मेंटेशन के द्वारा। बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जिसमें फास्फोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और मोलेसिस, जो कि हमें केन फैक्ट्रीज से प्राप्त होता है। एक तरीके का ये वेस्ट है केन इंडस्ट्री का, शुगर केन इंडस्ट्री का, और वह आपकी शुगर इंडस्ट्री का, उससे मोलेसेस मिलता है और मोलेसेस के थ्रू हम ईस्ट को बनाते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी को ग्रो करते हैं फर्मेंटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज नोन एज एरोबिक फर्मेंटेशन। तो वहां पर बनाते हैं और यह डाइजेशन में तो ईस्ट हमें हेल्प करता ही है। इसलिए प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। in respect of probiotics, अगला है, इसमें जो अगला ऑप्शन है कि द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन अवर गट। इसमें लिखा है दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन अवर गट। तो ध्यान दें कि ये जो लिखा है कि नेचुरली नहीं होते, तो नेचुरली भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि प्रोटीन और शुगर को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए जब भी हम इलनेस में होते हैं या बीमार होते हैं और एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उन एंटीबायोटिक्स को लेने की वजह से ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में है वो भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो एंटीबायोटिक्स का ये कॉन भी है, यह एक नुकसान भी है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन में दिक्कत आती है। फिर हमें प्रोबायोटिक्स का यूज करना पड़ता है। और प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर्स। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोटीन और शुगर्स को पचाने के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी हैं। तो यह तो बिल्कुल गलत है कि दे डू नॉट नेचुरली, ये नेचुरली भी ऑकर होते हैं। और यह सही है, तो इसका फिर सी ऑप्शन सही हो जाता है। ध्यान दें, इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि 1 और 3 इसमें फिर वह हमारे सही। और यह क्वेश्चन आया है हेल्थलाइन वेबसाइट से, व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन प्रोबायोटिक्स एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। तो ध्यान रखें कि पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था यह आया है livescience.com से। आप जरा एक बार बस देखते जाएं कि प्रश्न कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, कहां कहां से उनका वह एक रेफरेंस लिया जा रहा है, और वह संघ लोक सेवा आयोग आपसे प्रश्न कहां कहां से पूछ रहा है। और अगला वाला प्रश्न जो है ये हेल्थलाइन
से पूछा गया है और पूरा पूरा व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन प्रोबायोटिक्स एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, वहीं से ये तीनों ओवरव्यू अगर आप देखेंगे कि प्रोबायोटिक्स आर द टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिलीवर हेल्थ बेनिफिट्स टू देयर होस्ट, आवर बॉडीज रिलाई ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा का पूरा हेल्थ लाइन का टॉपिक वहां से उठाकर ये प्रश्न फिर आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आर फूड्स दैट आर मेड अप ऑफ गुड लाइफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट दैट नेचुरली स्टे इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक, इसीलिए दूसरा जो आपका स्टेटमेंट था वो गलत हुआ। और ह्यूमन बॉडी इज अ होस्ट टू गुड एंड बैड बैक्टीरिया। मैंने कहा कि गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन आप एंटीबायोटिक जब लेते हैं, ये पहले ही डिस्कस कर दिया, तो ये अच्छे बैक्टीरिया भी जो होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं, जो शुगर और मिल्क यानी प्रोटीन को आपकी बॉडी में पचा रहे होते हैं। whenever one gets an infection, there is more bacteria that is bad. Help the digestive system of the body, keeping the bad bacteria from getting out of control and making one ill create vitamins in the body. तो ध्यान रखिए, ये आपको बीमारियों से भी बचा रहे होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं आपके शरीर में नेचुरली। हेल्प सपोर्ट द सेल्स that line your gut to prevent bad bacteria that you may have consumed from entering your blood. Breakdown and absorption of medication. तो यह क्वेश्चन अगला है 39, इसको समझ लेते हैं। ये बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने कई बार लेक्चर लेते हुए कई जगह ये क्वेश्चन बताया भी था कि जो कोविशील्ड है यानी कोविशील्ड, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड जेनेका के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई एक वैक्सीन है, और इसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का यूज किया गया है। रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेवलप्ड चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर, यानी ये एक वेक्टर वैक्सीन है। और ध्यान दें आप, mRNA प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया गया है। mRNA की जो वैक्सीन है वो मॉडर्ना कंपनी जो कि यूएसए की है उसके द्वारा mRNA वैक्सीन अभी HIV पे भी ले आई गई है, कैंसर पे भी वैक्सीन mRNA बेस्ड आई हुई है, और कोविड-19 की भी वैक्सीन इन्होंने mRNA बेस्ड ही बनाई थी। तो मॉडर्ना वो कंपनी है, कोविशील्ड नहीं है, और यहां पर mRNA, तो यह ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये रही स्पुतनिक 5, द वर्ल्ड फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन बेस्ड ऑन वेल स्टडीड ह्यूमन एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म। तो ये कथन आपका सही हो जाता है। और कोवैक्सीन मैं बता देता हूं आपको, डेड एटेन्यूएटेड वायरस भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी वैक्सीन है, भारत में निर्मित है, और ये डेड एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है। वैक्सीनेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती है, और ये mRNA का कॉन्सेप्ट भी सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ से ही आता है। तो जब अगले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहां पे पूरा बता भी दूंगा। अभी कोवैक्सीन डेड एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, कोविशील्ड और स्पुतनिक ये दोनों वेक्टर वैक्सीन है, बट संघ लोक सेवा आयोग ने mRNA प्लेटफॉर्म कोविशील्ड के लिए दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो फिर 2 और 3 ये आपका बी आंसर इसका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। और इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ, which of the following are possible effects on the earth? यह क्वेश्चन आया space.com से, और यह रहा रेफरेंस आपका सोलर फ्लेयर्स, व्हाट आर दे एंड हाउ डू दे अफेक्ट अर्थ। आप समझ पा रहे हैं कि लोक सेवा आयोग अब किस कठिन स्तर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, मैं इसको कठिन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि डिफरेंट जगह से यह प्रश्न पत्र को एक साथ कंपाइल करके बनाया जाता है। इसलिए हमारी पढ़ाई को हमें इंटर डिसिप्लिनरी यानी अंतः विषयी करने की आवश्यकता है। और यह अंतः विषयी होगी कैसे? जब आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा सा इंजीनियरिंग यानी थोड़ा सा आप इंजीनियर और तकनीक के नजरिए से सोचना शुरू करेंगे, तो शायद चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। क्योंकि बेटा इस बार लगभग 18 प्रश्न यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, और यह प्रश्न अच्छे खासे हार्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि इसी तरीके की वेबसाइट से उठा के इनको पूछा गया, तो फिर ये कठिन तो हो ही जाएंगे। तो ये रहा space.com से आपका रेफरेंस। और देखते हैं, स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज सोलर स्टॉर्म्स कैन हिट ऑपरेशंस ऑफ स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जरा देखें कहाँ है
जीपीएस एंड नेविगेशन, यानी ये आपका सही है कथन, और इन्होंने ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट्स ही पूछे हैं, तो पहला कथन आपका सही हो जाता है। अगला है रेडियो कम्युनिकेशन, यानी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स इंटरफेयर विथ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशंस एंड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। तो जरा रेडियो कम्युनिकेशन की बात कर लें, इसमें शॉर्टवेव तो आपका ये भी सही हो जाता है। अगला चलते हैं, तो अगला पढ़ते हैं, तो मैग्नेटोस्फीयर सीएमई क्या होते हैं, तो यहां पे देखिए कोरोनल मास इंजेक्शन, सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है उसे कोरोना बोलते हैं, वहां से एक सोलर विंड्स चलती हैं। कोरोना का टेम्परेचर मिलियन ऑफ केल्विन में है, तो वो जो सोलर विंड्स होंगी, वो जो कोरोनल मास इंजेक्शन होगा, वो क्या करेगा, रिलीज ऑफ प्लाज्मा एंड accompanied मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। मैंने बताया कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी सतह है जिसका मिलियंस ऑफ केल्विन में टेम्परेचर होता है। एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो सीएमईज हैं और ये जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा एक आयनाइज्ड स्टेट है, गैस की मैक्सिमम आयनाइज्ड स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं, और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है बेटा। अब ये तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके अलावा दो और नई स्टेट ऑफ मैटर खोजी जा चुकी हैं। एक है बेटा आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और दूसरी है फर्मोनिक कंडेंसेट। तो मैं बता रहा हूं अब स्टेट ऑफ मैटर 3 नहीं टोटल 6 हैं। तो यहां पर प्लाज्मा की बात हुई इसलिए मैंने आपको यह चीज कन्वे कर दी। एंड accompanied by magnetic field from the sun's corona into the solar wind, CMEs are often associated with the solar flares। तो ये CMEs की बात है इसलिए कर ली। with ejectiles loaded with matter traveling at millions of miles an hour can potentially create disturbance in the magnetosphere, the protective shield surrounding the earth। तो protecting shield इसमें देखिए कहां पर है, तो ये तो गलत है, टी सुनामी, ठीक है ना। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, इंटेंस एरोराज और ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब। तो ये 1 3 4 6 7, यानी इसका सी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा space.com से ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगले पे चलते हैं, तो which one of the following statements best describe the role of B and T cells in the human body। तो आप देखें यहां पर कि ये द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास MD एंडरसन सेंटर, और ये नवंबर 10 2021 को एक टॉपिक आया कि टी सेल्स एंड बी सेल्स एंड द इम्यून सिस्टम। और इधर संघ लोक सेवा आयोग में प्रश्न आया कि बी सेल्स और टी सेल ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं। यह वैसे आपका NCERT में ब्लड जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम टी और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ते भी हैं। लिम्फोसाइट्स ये एडप्टिव इम्यूनिटी की सेल है, इनेट इम्यूनिटी की नहीं, ध्यान रखिएगा। किसकी सेल्स है, एडप्टिव इम्यूनिटी की सेल है। और एडप्टिव इम्यूनिटी जन्मजात प्राप्त नहीं होती है, सीखी जाती है। इसमें आपके डिफरेंट बेटा इम्यूनोग्लोबिन्स, और फिर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें CD4 और CD8 प्लस सेल्स भी भाग लेते हैं। ये टी सेल्स के ही सब्सिडरी सेल्स हैं। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। लिम्फोसाइट्स यही करते हैं कि पैथोजन की वजह से, या टी और बी सेल्स यही करते हैं कि पैथोजन यानी बाहरी आक्रमण की वजह से जो भी बीमारी हो रही है उससे टी सेल और बी सेल लड़कर उसको बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये गलत है, ध्यान रखिएगा। नैनो पार्टिकल नेचर में भी होते हैं, चाहे वह फिर वॉल्केनो हो, फ्लोइंग वाटर हो, हाई स्पीड का, जिस भी चीज में वॉल्केनो में जो एनर्जी निकलती है वहां से जो सॉलिड पदार्थ होते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे 10⁻⁹ के पार्टिकल साइज में टूटकर नैनो पार्टिकल्स को जन्म देते हैं। तो यह लाइन अपने आप में गलत ही हो जाती है कि अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर।
नैनो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। ये रहा साइंस डायरेक्ट, और ये रहा चैप्टर 11 मेटल एंड मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स इन कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर इंडस्ट्रीज। तो यह साइंस डायरेक्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पब्लिश हुआ 2021 में रिसर्च पेपर, और फिर डायरेक्ट आपसे यहां पर पूछ दिया गया। अब आप कहेंगे कि सर रिसर्च पेपर से इतना पूछ रहे हैं तो हमें तो सामान्य अध्ययन करना होता है। यह सामान्य अध्ययन ही है। इन्होंने हेडिंग पूछी है, देखो इन्होंने आपसे रिसर्च पेपर नहीं पूछा है, इन्होंने हेडिंग पूछी है। कम से कम कोई नई रिसर्च जो कि तकनीक से संबंध रखती है और फिर नैनो टेक्नोलॉजी से संबंध रखती है, कम से कम उसकी तो जानकारी करंट के टॉपिक में हमें होनी ही चाहिए। तो आप ध्यान रखें, इन्होंने आपसे रिसर्च नहीं पूछी, सिर्फ हेडिंग पूछी है पेपर की, और उस हेडिंग के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करने का एक अपेक्षा वह रखते हैं। तो आप ध्यान रखें कि यहां पर साइंस डायरेक्ट से डायरेक्ट उन्होंने रिसर्च पेपर की हेडिंग आपसे पूछ ली, तो यह कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो नैनो पार्टिकल्स, ये अपने आप में सही हो जाता है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। तो आप ध्यान रखें कि नैनो पार्टिकल्स ह्यूमन के लिए अनसेफ भी होते हैं, अतः इसका डी ऑप्शन सही है। अब आप पूछेंगे कि सर फिर हमें करंट अफेयर्स कैसे? इस प्रिंस सिविल सर्विस, प्रिंस एजुअप सीकर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक में ऐसा कोई एरिया नहीं बचेगा जहां से आपको प्रश्न करवाए ना जाए या बताए ना जाए। और ध्यान रखिएगा, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस प्रिंस सिविल सर्विस चैनल के माध्यम से आपको वह अच्छी से अच्छी अध्यापन सामग्री मिले जिसके जरिए आप संघ लोक सेवा आयोग हो अथवा कोई भी लोक सेवा आयोग, आप किसी भी पेपर में बैठ के आसानी से उसको निकाल सकें। बस एक बात को याद रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ते समय एक शब्द को अपने ध्यान में रखिएगा, और वह शब्द है ऑब्जर्वेशन। बेटा ऑब्जर्व जरूर करिए, व्हाई इट इज हैपन, यह हुआ क्यों। और जैसे ही आप क्यों की तरफ बढ़ेंगे, आप विज्ञान को समझने की तरफ बढ़ रहे होंगे, और जब आपको विज्ञान समझ में आने लगेगा तो रटने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो यह प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बारकोडिंग कैन बी टूल टू एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। यह अपने आप में ही गलत हो जाता है। प्लांट और एनिमल की एज को एसेस करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। यह रिसर्च गेट से डीएनए बारकोडिंग फॉर प्लांट्स से उठाया हुआ है टॉपिक। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन और वॉरविक वगैरह के प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा पेपर लिखा गया है। हाँ, डिस्टिंग्विश एमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, एक जैसी स्पीसीज जो लग रही हैं उनके बीच अंतर करने में डीएनए बारकोडिंग का इस्तेमाल होता है, डीएनए का यूज होता है। डीएनए ही बताएगा कि इनमें क्या अंतर है। आइडेंटिफाई अंडर अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल प्रोसेस्ड फूड, बिल्कुल सही है। उसके डीएनए के माध्यम से ही आप बता पाएंगे, डीएनए बारकोडिंग के ही माध्यम से, कि इसमें किस प्लांट, और हम इसको मैच कराते हैं। इसमें एक ब्लास्ट नाम की, ब्लास्ट और फास्टा हम यूज करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टेक्निक से बेटा। ब्लास्ट को हम बोलते हैं बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है, उसकी मदद से ये सारे काम किए जाते हैं। तो 2 और 3, तो इसका डी ऑप्शन फिर सही हो जाता है। और अगले पे चलते हैं, अंतिम है ये। कंसीडर द फॉलोइंग, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए के द्वारा व्हाट इज एसिड रेन, ये टॉपिक पूरा लिखा गया था और यहीं से पूछा गया है। देखिए ये रहा इसका उत्तर, SO2 और NO, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये रहा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये रहा सल्फर डाई ऑक्साइड। तो मैंने कहा कि ईपीए यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा पूछा गया, ये सीधे उसके टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। रिजल्ट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो 2 और 4, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो अगर सोर्स सही हो, तो आप देख रहे हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिर्फ सोर्स सही होने से हमारे प्रश्न सही हो जा रहे हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलते चलते आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड बहुत ही ट्रिकी है और
आने वाले समय में पेपर के पैटर्न देख के अब ऐसा लगता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो खंड है उससे अधिक प्रश्नों के आने की संभावना, और वह तकनीक से और अधिक प्रश्नों के आने की संभावना। तो इसको हमें इंटरडिसिप्लिनरी होकर ही पढ़ना है, अंतर विषयी समझ के साथ ही पढ़ना है। और इस विषय में चूंकि यह तकनीक का विषय है और दिन पर दिन तकनीक बदलती रहती है, रोज नई नई रिसर्चेज होती हैं, मैंने ये सारे जो रिसर्चेज हैं, जो भी रिसर्च पेपर हैं, मैं खुद अपना स्टडी करता हूं, रिसर्च करता हूं और प्रिंस सिविल सर्विस चैनल के माध्यम से आप तक लेके आया हूं कि देखिए प्रश्न कहां कहां से आ रहे हैं, ताकि आपको भटकाव की स्थिति ना हो और आप एक सही दिशा में अपनी तैयारी को ले जा सकें। और एक बात और याद रखिए कि इस चैनल के माध्यम से आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएं। और यह पूरा रिसर्च के माध्यम से था। और विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ते हुए एक बात ध्यान रखिएगा कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिसर्चेस जो आ रही हैं उसमें क्या छोड़ना है, क्या हमारे काम का नहीं है। उसके लिए आपको पाठ्यक्रम की जानकारी होना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस एजुहब सीकर के माध्यम से प्रिंस सिविल सर्विस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये भारत का पहला कार्यक्रम है जहां आवासीय यानी रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेजेस के साथ यूपीएससी की तैयारी का मौका आपको दिया जा रहा है। और आरएएस, आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस समस्त तैयारियां आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे नए हों, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। और धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।